और संसद में सेंट्रल हॉल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके सभी सांसदों से मिल रहे हैं। एनडीए के एक एक सांसद से मुलाकात कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आमना सामना उनके साथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, अगर आपने देखा, फिर दिखाएंगे इसको हम दोबारा जी। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उनकी तरफ देखा, मुझे लग रहा है उन्होंने नजर फेर ली है। वो आप देखिए बहुत साफ दिख रहा है जी। बाकी सांसदों के साथ हाथ मिला रहे हैं या नमस्कार कर रहे हैं, मुस्कुराते हैं देख करके। और जैसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वहां पहुंचती हैं, आप देखिए रिएक्शन देखिएगा आप प्राइम मिनिस्टर मोदी का। बिल्कुल मुझे लगता है इग्नोर किया उन्होंने। नहीं, इग्नोर किया है। और जो कई बार लोग पूछ रहे थे कि अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, आपने ऐसे ही बोल दिया। जो उन्होंने कहा था मन से माफ नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत साफ तस्वीर दिखा रही है कि साध्वी प्रज्ञा सांसद भले चुन के आ गई हो, उनके लिए राह बहुत आसान नहीं है। उनको कोर्स करेक्शन बहुत ठीक से करना पड़ेगा। थोड़ा सा याद दिला देते हैं दर्शकों को कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया था, गोडसे को देशभक्त कहा था गोडसे देशभक्त थे, हैं, रहेंगे। इस पर प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया और बकायदा उन्होंने कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि मैं कभी हृदय से माफ नहीं कर पाऊंगा। और उस वक्त शायद उसका असर भी था कि उसके बाद वो शांत हुई। और अभी जब चुनाव खत्म हो गया तो वो 2 दिन के लिए वो मौन पर चली गई थी। और उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं खुद को रिविजिट कर रही हूँ, प्रायश्चित कर रही हूँ कि जो मैंने बोला, जो मुझसे गलती हुई है। तो इसका मतलब कि संदेश बहुत साफ है। वो कोई सिर्फ कहने भर का नहीं था कि प्रधानमंत्री ने कोई बात बोल दी है। चलें, तो ये तो तस्वीर अपने आप में दिलचस्प है ही। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। और वो अपने साथी दलों के समर्थन की चिट्ठी लेकर वहां पर जाएंगे। वो चुने गए हैं बीजेपी के संसदीय दल के नेता, एनडीए के सांसदों के नेता, और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। थोड़ी देर में वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे। नहीं, अब सौरभ जी, मुझे लगता है कि ये कल के अखबारों की जी जो तस्वीर है, तो वो प्राइम मिनिस्टर की एक तो तस्वीर होगी जो एनडीए के साथ, जो बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है, वो तो निश्चित तौर पर होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो साध्वी प्रज्ञा आई और निकल गए, तो वो भी एक तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जरूर इसको भी उतनी स्पेस मिलेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहरहाल, थोड़ी देर पहले एक विशाल ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में संसद में सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी के 353 सांसदों ने आज नरेंद्र मोदी को दोबारा एनडीए का नेता चुन लिया। और इसी के साथ नरेंद्र मोदी प्रचंड जनादेश वाली दूसरी पारी के लिए पूरी तरह तैयार है। सेंट्रल हॉल एनडीए के सभी नेताओं और सांसदों से खचाखच भरा हुआ था। इन सबके बीच प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ कहा, उसे पूरे देश को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। राजनीति का महायोद्धा नए शिखर की तरफ बढ़ा जा रहा था। और देश की संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से उठता तालियों का गगनभेदी शोर नरेंद्र मोदी से दुनिया का परिचय करवा रहा था। क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे और क्या कहेंगे? कहां देखा था मौजूदा सियासत में ऐसा इस्तकबाल किसी नेता का, वीर योद्धा का, जिसने 2019 के महाभारत में महाविजय की ऐसी पटकथा लिख दी जो सियासी दस्तावेज के हर शब्द पर दर्ज हो गया अनंत काल के लिए। एनडीए परिवार का मुखिया जब अपनों के बीच पहुंचा तो एक पैर पर खड़े हो गए सभी नेता। 92 बरस पुरानी इमारत की चौखट के अंदर आजाद हिंदुस्तान की भगवा सियासत नई इबारत लिख रही थी। जिस सेंट्रल हॉल की दीवार स्वतंत्र भारत की शक्तियों की साक्षी बनकर खड़ी है, जिस वृत्ताकार हॉल के अंदर संविधान लिखा गया, उसी जगह संवैधानिक व्यवस्था को नई ऊंचाइयां दी जा रही थी। और समूचा देश टकटकी लगाए निहार रहा था इस ऐतिहासिक पल को। इस सकारात्मक सोच ने प्रधानमंत्री मोदी ने हर मुद्दे पर बात की, कार्यकर्ताओं की बात की, अगले 5 वर्षों के सरकार की रूपरेखा खींच दी। भारतीय जनता पार्टी या कहिए संपूर्ण गठबंधन के अब तक की सबसे बड़ी जीत के बाद आज संसद के सेंट्रल हॉल में जुटे थे एनडीए के सभी बड़े नेता। अमित शाह थे, प्रकाश सिंह बादल थे, उद्धव ठाकरे थे, नीतीश कुमार थे, रामविलास पासवान थे। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण तक हर सहयोगी दल के नेता बैठे थे सेंट्रल हॉल के अंदर।
विशाल हॉल में मोदी के अगल बगल लाल कृष्ण आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे और दीवार पर टंगी तस्वीरों में मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। 353 सांसद, दर्जनों मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के दोनों धरोहर आडवाणी और जोशी की साक्षात मौजूदगी में नरेंद्र मोदी को एक मुश्त एनडीए का नेता चुन लिया गया। नरेंद्र मोदी ने सबका आशीर्वाद लिया और फिर निकल पड़े नई सरकार की रूपरेखा खींचने के लिए। थोड़ा और जोर से तालियां भाई। और आपको बता दें कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एनडीए के नेता राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेता वो पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन, जिनमें प्रकाश सिंह बादल शामिल हैं, नीतीश कुमार हैं, रामविलास पासवान हैं, उद्धव ठाकरे हैं। ये तमाम नेता जो हैं राष्ट्रपति भवन में इस वक्त मौजूद हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। गाड़ियों का काफिला आप जाते हुए देख रहे हैं, तेजी के साथ बढ़ते हुए राष्ट्रपति भवन की तरफ। और प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति भवन, तस्वीरें बता रही हैं। वो दोबारा सरकार बनाने का दावा तो पेश करेंगे ही करेंगे। इस बीच तारीख तय हो चुकी है शपथ ग्रहण की। 30 तारीख को नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की, रोशनी में नहाया हुआ राष्ट्रपति भवन, और थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। केरी साहब, ये सब औपचारिकताएं ही हैं यूं तो, अब तो क्योंकि तय हो चुका है, शपथ ग्रहण का दिन भी तय है। आपकी उत्सुकता इस वक्त किस चीज में है? क्या सोच रहे हैं? मंत्रिपरिषद के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में सोचने से मना किया प्रधानमंत्री ने? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो हमें नहीं मना किया है, अपने जो सांसद है चुने हुए नए, उन्हीं को मना किया है। लेकिन हाँ, पहले मुझे याद आता है कि पहली सरकारें होती थी तो हम सब प्रधानमंत्री के घोषणा से पहले ही सारी की सारी लिस्ट बाहर आ जाती थी। हमको पता था कि न सिर्फ कौन मंत्री बनेंगे, किसको कौन सा मंत्रालय और विभाग मिलेगा, यहाँ तक बिल्कुल स्पष्टता होती थी। लेकिन पिछले बार 2014 में पहली बार जी शायद सारे जो आंकलन है वो विफल हो गए और पहली बार ऐसा हुआ कि सबके जो जितने भी लोगों ने संकेत दिए थे, अटकलें लगाई थी, वो सब गलत साबित नहीं। और ये रिशफल में भी ऐसा दिखाई दिया। और इस बार भी जो है ऐसा ही कुछ, मुझे नहीं लगता कि किसी पत्रकार को जो है कोई आधिकारिक सूचना है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में लाल कृष्ण आडवाणी के पैर छुए और इस पर लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा, क्या बोले, वो एक बार जरा ये भी देखते हैं। नंबर सुनकर के आपको खुशी होगी कि अभी तक तो यही कहा जाता है कि 300 से ज़्यादा है, लेकिन 333 है, 353 आज। कोई मैसेज सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मुझे बहुत खुशी है इस बात की। अभूतपूर्व एक परिणाम हुआ है और जिसके कारण हर एक व्यक्ति जो इस पर आया, भाग लिया, उसको बहुत आनंद हुआ। शुक्रिया, थैंक यू। आडवाणी जी कह रहे थे कि सिर्फ ये ना कहें कि 300 से ज्यादा सीटें मिली हैं, पूरा आंकड़ा बताएं। 353 सीटें हैं एनडीए के पास, ये है बहुमत का पैमाना। एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें हम राष्ट्रपति भवन की, जहां एनडीए के नेता पहुंच चुके हैं और वो सारे एनडीए के नेता जो हैं अभी मौजूद थे थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, और सबने मंच पर जा जाकर अपनी ओर से समर्थन का ऐलान किया नरेंद्र मोदी के लिए और उनको अपना नेता चुना, एनडीए का नेता चुना। दादा, अब से लेकर 30 तक क्या होने वाला है? देखिए, मैं एक चीज बोलने का इच्छा हो रहा है, अगर आप इजाजत देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रजत शर्मा जी के अदालत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि हम 300 पार करेंगे। जब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी वीक हो गया है, आप नहीं कर पाएंगे, उसी समय वाजपेयी जी का ये इच्छा और वाजपेयी जी ने देखा था ये सपना आज नरेंद्र मोदी जी ने, वाजपेयी जी आज है नहीं लेकिन आडवाणी जी है, और आडवाणी जी और मोदी जी के संपर्क लेके हम लोग मीडिया में कितना चर्चा करते रहते हैं। आज देखिए आडवाणी जी कैसे उनके अपना रिएक्शन दिए हैं, और 300 क्या कि 353 पहुंच गए हैं। तो ये अभी ये जो सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी जी का ये जो भाषण है, मुझे तो लगता है ये एक सर्वश्रेष्ठ भाषण है, और ये भाषण से 5 साल का एक डायरेक्शन
और इसमें दो पार्ट है सौरभ, एक तो थियोरिटिकल है जो सिद्धांत है, और एक पार्ट होता है प्रैक्टिकल, बिल्कुल, जो प्रयोग है। वो भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मीडिया से लेके हर संसद सदस्य का एक डूज एंड डोंट्स भी पूरा ब्लूप्रिंट उन्होंने रख दिया, सबके सामने दे दिया। एक चीज मैंने नोटिस की हर्ष जी, वो ये कि 2014 में जब प्रधानमंत्री अपनी विक्ट्री स्पीच दे रहे थे या एक्सेप्टेंस स्पीच कह लीजिए, उसमें वो भावुक भी हुए, कई मौकों पर हमने देखा, और उसमें जब उनका जो संवाद था लोगों के साथ बहुत ज्यादा भावुक था, दिल से जैसे कि बहुत कुछ बात कर रहे थे। आज उनका एटीट्यूड लगा बिजनेस लाइक, कि दोबारा मुझे भेजा है, काम करने के लिए भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। और जो जयंत दा कह रहे हैं कि एक सैद्धांतिक बात होती है, एक व्यवहारिक होती है, तो आपने जो सांसदों को व्यवहारिक सीख दी उसकी बात की। लेकिन आज का प्रधानमंत्री का भाषण देख के मुझे लगता है कि शायद ये कार्यकाल जो 2019 से 24 का होगा, इसमें प्रधानमंत्री के बोले और कहे में बहुत फर्क नहीं होने वाला है। यानी जो वो सैद्धांतिक बात कर रहे होंगे वो व्यवहारिक तौर पर दिखेगी। और मुझे जो लगता है, मतलब जो मुझे अब समझ में आता है कि जिस तरह से हम लोग गुजरात को देखते थे और जिस गुजरात मॉडल की बात तो हम करते रहे कि डेवलपमेंट हो, एग्जीक्यूशन हो, नई नई स्कीम्स हो, एकदम से नया कुछ सोच लेना हो, यानी जो गिफ्ट सिटी है उसकी बात मैं कर रहा हूं उस तरह की, तो मुझे लगता है कि 2014 से 19 में वो नहीं था, वो सिर्फ एक बात थी। 2019 से 24 में वो बात नहीं रहेगी, वो जमीन पर उतरेगी। और उसके प्रधानमंत्री ने मतलब मोटा मोटा उन्होंने कहा ये, और जैसे केजी कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने हम लोगों को नहीं रोका है, लेकिन उन्होंने बहुत साफ कहा है कि देखिए पीएमओ से कोई फोन आएगा तो ये मत समझिए कि मंत्री बन गए, आजकल लोग ऐसे ही फोन कर देते हैं। अब इसका दूसरा मतलब निकालिए कि कहीं आपने इस तरह खुद को बता दिया कि हम मंत्री बनने वाले हैं, तो पीएमओ का फोन वापस भी हो सकता है। अगर नाम छप जाए तो फोन करके रुकवाना, मेरा नाम बताओ। एक चीज बताना जरूरी है हर जी, एक चीज बताना जरूरी है, पत्रकार स्टोरी के लिए कौन मंत्री बनेगा ये पता करने के लिए प्रधानमंत्री जी से नहीं, बाकी मंत्रियों से बातें करते रहते हैं, संसद से बातें करते रहते हैं। इस बार क्या हुआ, इस समय जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी और किसी के साथ बात नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री जी ही जानते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं इसीलिए किसी को पता ही नहीं है ना, तो इसीलिए ये जो काइट फ्लाइंग है, ये काइट फ्लाइंग नहीं करना चाहिए। हम आपसे बात करेंगे वो कह रहे हैं, लेकिन अगर आपने ये बता दिया कि हमने क्या बात की तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। हमें जयंत घोषाल जी में भरोसा है, ये खबर निकाल लाएंगे। ये इंडिया टीवी के दर्शकों को हम निराश नहीं करेंगे, इनके पास पक्की खबर होती है, पहले आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, कठिन है पत्रकारिता, कठिन हो गया। दो बातें और ध्यान देने लायक है, क्योंकि अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें अंदर की तस्वीरें देखने को मिले राष्ट्रपति भवन की, जहां एनडीए की लीडरशिप वहां इस वक्त मौजूद है। 303 सांसद हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के, और 3 दर्जन के करीब सहयोगी दल हैं, उनके अपने सांसद हैं। तो 353 में से 303 माइनस कीजिए, 50 सहयोगी दलों के सांसद आपके पास हैं। सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनको कहीं ना कोई जिम्मेदारी सरकार के अंदर दी जाएगी। ये पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी ऐसा होगा। प्रधानमंत्री ने इस ब्रूट मेजॉरिटी होने के बावजूद आज 2 मौकों पर कहा कि हमें गठबंधन की राजनीति को राष्ट्र के हित के लिए अपना हिस्सा बनाना है, अपने आदर्श का हिस्सा बनाना है। एक बात दोबारा उन्होंने थोड़ी देर बाद फिर कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। बिल्कुल क्या इंटेंट है कहने का? एक तरह से जो उन्होंने पिछले बार का मुझे बिल्कुल याद है, उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया, और दूसरा शब्द उन्होंने यूज किया था वो था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और उसके चलते आज जो वो बात कर रहे हैं वो नारा, उन्होंने जहां नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन, यानी कि देखिए क्षेत्रीय दलों का अगर आप उद्भव देखेंगे तो वो इसी कारण था कि उनको लगता था केंद्र सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। अब वो कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय दल के रहते हुए उपेक्षा नहीं होगा, हम एक टीम बनकर काम करेंगे, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल। तो एक बहुत बड़ा स्पष्ट संदेश है सभी राष्ट्रीय दलों को, और उसमें ये नहीं कि वो सिर्फ अपने सहयोगियों को बता रहे हैं, वो पूरे देश के सभी क्षेत्रीय दलों को, और जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी शामिल है। ये बात सुनकर के सुनने वालों को, दर्शकों को भी शायद सवाल मन में यह हुआ हो कि भाई किसी भी राष्ट्रीय पार्टी की सोच शायद ये होती होगी कि भाई मैं ही सब जगह पहुंच जाऊं, जरूरत ही ना रहे क्षेत्रीय दलों की, लेकिन उस बात को अंडरलाइन आज किया। मुझे लगता है कि इसको और अच्छे से समझने के लिए नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी को, उनके व्यक्तित्व को समझना चाहिए। संघ प्रचारक के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बारे में जितनी भ्रांतियां थी उसको उन्होंने पहले कार्यकाल में ध्वस्त कर दिया। जितनी भ्रांतियां थी, मुसलमान विरोधी, गांधी विरोधी,
गांधी विचार के विरोधी, जिस तरह से वो काम करते हैं उसमें एक कम्युनलिज्म होता है, सांप्रदायिकता होती है, उस सब को उन्होंने 14 से 19 में ध्वस्त कर दिया। अब 19 से 24 में वो सीख ले रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जो किया था, आपातकाल लगा दिया था। इंदिरा गांधी ने जो किया था, क्षेत्रीय नेताओं को क्रश कर दिया था, यानी अपनी ही पार्टी के जो नेता थे उनको क्रश कर दिया। जो आपने बहुत अच्छा कहा कि जो रीजनल एस्पिरेशन, जो आपने अभी कहा कि उनकी जो भावनाएं जब नहीं हुई तो वो ऊपर है। अब अगर मान लीजिए कि हम खुद ही सबको, आप कितना बढ़िया सीन है कि देश की सबसे ऐतिहासिक तस्वीर, सारे के सारे एनडीए के नेता, लेकिन किसी के मन में यह भाव नहीं हो सकता है कि मुझे ये मंत्रालय दो, ये मंत्रालय मुझे चाहिए। तो अपने सांसदों को वो एड्रेस कर रहे थे, लेकिन जो उनके साथ एनडीए के, जिनको आप कह रहे हैं कि 353 में से 50 बड़ी संख्या है और वो सबके सब मंत्री बनना चाहते हैं, तो उन सबको भी एड्रेस कर रहे थे कि अगर हम इतने बड़े लक्ष्य के लिए चल रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा एकोमोडेट कीजिए। आपको लगता है मैसेज उनके लिए भी था? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो मैसेज उनके लिए बहुत ज्यादा था। अच्छा, क्योंकि अपनी पार्टी के सांसद तो अभी जयंत घोषाल जी आपकी अदालत के जिस शो का जिक्र कर रहे थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बीजेपी एक दिन 300 सीटें जीतेगी, ये बात वाजपेयी जी ने आज से 21 साल पहले कही थी रजत जी के प्रोग्राम में आपकी अदालत में, और तब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं थे। आज आपको वाजपेयी जी की 1998 में कही गई वो बात एक बार सुनाते हैं। अगर वो इसी तरह से बेखबर रहे और यथार्थ का सामना करने के लिए तैयार नहीं हुए तो धीरे धीरे कांग्रेस की सारी पूंजी लुट जाएगी और वो खाली हाथ रह जाएंगे। मुझे तो 300 की संख्या दिखाई दे रही है। 21 साल पहले वाजपेयी जी का ये स्टेटमेंट था। इसको कहते हैं विजनरी। हाँ जी, देखिए, और जब एक नेता कोई जमीन से जुड़ा होता है ना, बार बार लोग कहते हैं कि वाजपेयी जी कैसे इतने बड़े थे, तो यही वजह थी कि उनको इतना कुछ समझ में आता था और वो बड़े आसानी से समझा रहे हैं कि अगर इसी तरह से कांग्रेस रही तो उसकी पूंजी धीरे धीरे लुट जाएगी। और कितने धीरे धीरे लुटी है ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। जब एक समय में लगता था कि शायद कांग्रेस वापस आ रही, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से राजनीति की है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भगवान भरोसे राजनीति, हालांकि वो लोग भगवान में यकीन तभी रखने लगे जब मोदी जी सामने आए, उसके पहले वो थोड़ा सा बचते थे उससे, यहां तक बचते थे कि एके एंटोनी को कहना पड़ा कि वो मुस्लिम अपीजमेंट पार्टी हो गई। तो वो भगवान भरोसे रहते थे लेकिन दिखते नहीं थे, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस से धीरे धीरे करके वो पूंजी लुट गई जो 21 साल पहले रजत जी के शो में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। तो मुझे लगता है ये एक बड़े नेता की भी पहचान। मोदी जी ने वो मतलब अधूरा सपना जो है वो पूरा किया आज। बस उनको खेद इसी बात का होगा कि वाजपेयी जी ये दिन आज बिल्कुल। और यही नहीं, देखिए पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी जिस कोलिशन धर्म की बात अटल जी ने कही, उसको आज सही मायने में जो है अमली जामा पहनाया। चलिए, तस्वीरें आ रही हैं आपके सामने राष्ट्रपति भवन की। इंतजार है अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा पाएं, और नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं राष्ट्रपति भवन और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे हम। तो इंतजार अभी भी जारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। फिलहाल गाड़ियों का जमावड़ा आप देख रहे हैं। ये संसद भवन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री कभी भी वहां पर पहुंचेंगे। एनडीए के नेता पहुंच चुके हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि एनडीए के सारे नेता राष्ट्रपति भवन में हैं और अपनी अपनी चिट्ठियां साथ लेकर के गए हैं। समर्थन की चिट्ठियां, औपचारिकताएं ही हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि कैसा प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी के पास है इस वक्त। थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे राष्ट्रपति भवन, और अभी भी इंतजार कायम है, और वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सहयोगी दलों के नेता उनके साथ हैं। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस में, सेंट्रल हॉल में उन्होंने एक बहुत जबरदस्त भाषण आज दिया, जिसमें बहुत नसीहतें भी थी अपने सांसदों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में आज देश के अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से डायरेक्ट बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये डर काल्पनिक है और हम इस डर को खत्म करके दिखाएंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि मुसलमानों को डराने का काम वाकई कर कौन रहा है। मोदी सरकार की दोबारा बम्पर वापसी का खुमार देश से अभी उतरा भी नहीं था कि 24 मई को AIMIM के अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी के लिए शूल जैसे शब्द बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी के ट्विटर अकाउंट से फ्लैश हुए एक मैसेज ने सियासी भूचाल ला दिया। भूचाल की वजह थी इस मैसेज के साथ टैग किया गया ये वीडियो।
वीडियो में भगवा गमछा पहने कुछ लोग एक शख्स को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे हैं और इसी वीडियो को आधार बनाकर मोदी की भारी भरकम जीत पर सवाल उठाने आ गए भाईजान। सबसे पहले सुनिए ओवैसी के उस मजमून को। राष्ट्रवादियों देखो कैसे 5 सालों में दिमाग को हैक कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी के वोटरों की कट्टरता नहीं बल्कि ये उनका मुस्लिमों के साथ किया जाने वाला असल व्यवहार है। मुस्लिम युवाओं को देखना होगा कि कैसे उन लोगों को अलग थलग और हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है। वेल डन हैकर्स। ओवैसी ऐसा क्यों कर रहे हैं उसे समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पूरा माजरा क्या है। नीले रंग की शर्ट में भगवा गमछा पहने इस शख्स को कुछ गुंडे पेड़ से सटाकर बड़ी ही बेरहमी से पीट रहे हैं। इसके साथ एक महिला भी है और साथ में इसका एक दूसरा साथी भी है, लेकिन गुंडों की फौज कभी डंडे तो कभी हाथों से लगातार पीट रही है। यह शख्स लगातार रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इन लोगों पर हैवानियत सवार है। दूसरी तस्वीर में तो बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। बर्बरता की इस तस्वीरों को देखने के बाद आपको इंसानियत की सरेआम मौत पर शर्म आएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ये तालिबान का दृश्य तो नहीं। इन हैवानों ने सरेआम इस शख्स से इस महिला को चप्पलों से मारने के लिए मजबूर कर दिया और जय श्री राम के नारे लगवाए। मार दिलीप, मार दिलीप, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल रहे हैं, जम के बोल, बोल हैवानियत के इसी वीडियो को लेकर ओवैसी गुस्से में, लेकिन बगैर इसकी पड़ताल किए, बिना सच जाने ओवैसी ने इसे मोदी की जीत से जोड़ दिया। इसलिए जरूरी था कि हम देश को इसकी हकीकत बताएं और भाईजान के भड़काऊ संदेश को सच्चाई का आईना दिखाएं। दरअसल 22 मई का ये वीडियो मध्य प्रदेश के सिवनी का है, जब रिलैक्स ढाबा के पास ऑटो से 2 युवक और एक युवती मांस लेकर जा रहे थे। तभी राम सेना के युवकों ने गोमांस के शक में ऑटो से 2 युवकों और एक महिला को उतारा और उनसे पूछताछ के बाद हैवानियत पर उतर आए। गाली गलौज की और फिर बारी बारी से दोनों युवकों को पेड़ से टिकाकर लाठियों से पीटा। गोरक्षा के नाम पर पिटाई करने वाले गुंडों के सरगना शुभम बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी तो इस बात की है कि जिस शुभम पर पहले से कई आपराधिक मामले हैं और वो खुद को श्री राम सेना का पदाधिकारी बताता है और जिला बदर रह चुका है, उसी शुभम बघेल की शिकायत पर पुलिस ने सबसे पहले पीड़ित युवकों और महिला को गोमांस के शक में गिरफ्तार कर लिया था। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद शुभम समेत 5 लोगों पर कार्रवाई की गई। ये 22 तारीख की घटना है। पुलिस डूना सिवनी थाने में 3 लोगों को सो कॉल्ड फ्लैश के साथ पकड़ा था। उन पर मेडिकल करा के उनको जेल में भेज दिया गया था। बाद में 23 तारीख को एक फेसबुक पे एक वीडियो अपलोड किया गया जो आरोपी है शुभम बघेल के द्वारा। 23 तारीख को जैसे ही पुलिस को पता पड़ा, पुलिस ने तत्परता से गंभीरता से लेते हुए इसमें उनको चिन्हित किया और तत्काल इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाई। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ओवैसी इतने भड़के हुए क्यों हैं। दरअसल वीडियो में गोमांस के शक में जिन लोगों को पीटा गया उनमें एक युवक और युवती मुस्लिम है, जबकि नीली शर्ट पहना युवक हिंदू है। लेकिन ओवैसी इस क्रिमिनल एक्ट को मजहबी रंग देकर ये साबित करने पर तुल गए कि ऐसा मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। मोदी की महाविजय के बाद जब लोकतंत्र का सम्मान करने की औपचारिकता के अलावा कुछ बोलने को भी नहीं रह गया, तो हैदराबादी भाईजान हिंदुओं के दिमाग की कथित हैकिंग का फिजूल मुद्दा उछालकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करने लगे। जो वर्डिक्ट आया है मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूं और मेरी नज़र में ये जो है ना विक्ट्री ज़रूर है बीजेपी के लिए, मगर इस वर्डिक्ट से ज़रूर जो एलिनेशन जो बढ़ चुका है मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर से वो ज़्यादा होगा। और हद तो यह है कि अब एक टेरर एक्यूज भी कामयाब हो गई। तो ये है वर्डिक्ट है, हम आवाम का वर्डिक्ट है सो एक्सेप्ट करते हैं। हम मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की जो खूबसूरती और ताकत है वो उसका कॉम्पोजिट कल्चर है, जो यकीनन बीजेपी की कामयाबी के बाद
उस कॉम्पोजिट कल्चर को, उस डाइवर्सिटी को यकीनन खतरा है और हम उसको महफूज रखेंगे, उसके लिए मुकाबला करेंगे। कितने मुसलमान एमपी जीते बीजेपी की तरफ से, आप बताइए ना। मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं और आज फिर से कह रहा हूं कि हमारे वतन अजीज में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना है ना रहेगा। हमारे देश में हिंदू वोट बैंक है और रहेगा। उसी वोट बैंक को केटर करने के लिए गलत फहमियां और नफरत की फिजाओं को इजाफा किया गया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। ईवीएम की रिगिंग नहीं हुई है, हिंदू माइंड की रिगिंग हो चुकी है। ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने हिंदुओं के दिमाग को हैक कर लिया है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी ओवैसी के नफरत की राजनीति